नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। तो गांव गांव पहुंचेगी अब तरक्की की डगर। अब नौकरी के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, नहीं भटकना पड़ेगा, नहीं पलायन करना पड़ेगा क्या? यह सवाल इसलिए, यह उम्मीद इसलिए क्योंकि अब योगी ने बड़ा ऐलान किया है। दिवाली पर एक बड़ा तोहफा गांव वालों को। जहां भी 20,000 की आबादी पार होगी, वहां शहर वाली तरक्की ले जाई जाएगी। वहां पर नगर पंचायत का दर्जा उसे दे दिया जाएगा। 1 लाख की आबादी है तो नगर पालिका परिषद का दर्जा, यानी वो सारी सुविधाएं जिसकी वजह से शहर लोग भागते हैं वो गांव में। तो क्या इससे रोजगार यहां पहुंचेंगे? क्या यहां पर फैक्ट्रीज लगनी शुरू होगी? क्या यहां पर उद्योग धंधे लगने शुरू होंगे छोटे छोटे कस्बों में अब? और इससे लोगों को वही रोजगार मिलेगा? ये तमाम सवाल, तमाम पड़ताल इस बड़े फैसले पर आज महाबहस में। गांव को योगी का गिफ्ट कितना हिट? कि जन सुविधाएं या सार्वजनिक सुविधाएं जो आम आदमी तक पहुंच सके, इसलिए सरकार तमाम ऐसे नियम बनाने जा रही है नगर विकास में, जिससे कि आम आदमी को सुविधाएं उसके द्वार तक पहुंचकर मिल सके। 20,000 की आबादी को शहर वाली तरक्की। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी आप यूनिट बढ़ा दें, कभी कर्मचारी कम कर दें, कभी कर्मचारी बढ़ा दें, इस तरह की चीजों से मुझे लगता है ध्यान तो भटका सकते हैं। विकास तभी होगा जब इन संस्थाओं को वित्तीय रूप से मजबूत किया जाएगा, प्रशासनिक रूप से मजबूत किया जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। विकास का योगी फॉर्मूला, विपक्ष का विरोध क्यों? मेरा गांव बनेगा शहर, योगी का मास्टर स्ट्रोक। आज महाबहस इसी पर। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक सिंह कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनीस अंसारी पूर्व आईएएस ऑफिसर, राहुल चतुर्वेदी एसपी के नेता, शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार और धर्मवीर सिंह नेता बीएसपी। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले राहुल चतुर्वेदी जी, आपके नेता कह रहे थे और भी बाकी दलों के ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कवायद है, एक और शगुफा है। अरे भाई, कोई भी कुछ भी करना होगा तो उसके लिए ऐलान करेंगे हम ना, उनके लिए प्लान करेंगे हम ना, उसके लिए तब तो आगे बढ़ेंगे हम ना। तो आपको क्यों नहीं लगता कि छोटे छोटे शहर, छोटे छोटी जगहों पर भी तरक्की पहुंचे, तरक्की की डगर वहां तक पहुंचे, रोजगार के मौके वहां पर पैदा हों? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जनता का ध्यान भटकाने का केवल काम किया जा रहा है। इससे पहले जो भी योजनाएं थी, कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी। कौन सा ऐसा शहर मुझे मॉडल के रूप में दिखता है जो स्मार्ट बन गया हो? आगरा में आप देखिए, इतिहास के पहली बार पन्नों में लिखा जाएगा कि लोगों ने दिवाली नहीं मनाई। यहाँ पर देखिए, प्रदूषण को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एनजीटी ने तमाम लाखों लोगों पर लाखों रुपए की पेनल्टी लगाई गई। इसके बावजूद आप स्मार्ट सिटी को नहीं बना पाए। कहीं कोई धूल में पूरा शहर हो रहा है। एक जरा सा पुल निर्माण करने के लिए तो पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं कोई वर्क नहीं हो रहा किसी भी रूप पर। मैं बात करना चाहता हूं कि आप इससे बढ़िया बात करिए चिकित्सा को लेकर। चिकित्सा सुविधा में आपने क्या दिया है? आगामी अभी कुछ दिनों बीते ही कोरोना जैसा, कोविड जैसा हाल लिखा है। मैं कहना चाहता हूं कि नॉन कोविड से गए लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है? आखिर कोविड में इन्हीं के मंत्री चेतन चौहान जी को किस तरह का इलाज मिला, जो हमारे सदन में सुनील साजे जी ने, माननीय विधायक जी ने, पूरे सदन को, पूरे देश ने जेत की सबसे बड़ी पंचायत में देखा। आखिर बात करनी चाहिए चिकित्सा के ऊपर। चिकित्सा पे क्या सुविधाएं कर रखी हैं? आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज है, आप एंटर करिए। मुख्यमंत्री की पहली योजना थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, महिला सुरक्षा देंगे। पूरा आगरा गड्ढा युक्त नहीं, गड्ढा युक्त है। एसएन मेडिकल कॉलेज सुविधा मिलनी चाहिए। राहुल जी, चिकित्सा की बिल्कुल सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन वो कैसे? मेरा मानना जब हम ब्लॉक के स्तर पर तहसील की सुविधाएं ले जाएंगे तो चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ेंगी ना। यही तो अपग्रेडेशन की ही तो बात हो रही है। अगर आप हर जगह को अपग्रेड ऑलरेडी। ओके, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अपग्रेड के लिए हम लंबी लाइन तब खींचे तब पहले छोटी लाइन जो हमने खींच रखी उसको तो सही से कर लें, उसको पूरी सीधी कर लें लाइन को। पूरे भारत में आप बताइए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कौन सा शहर ऐसा है जिन्होंने स्मार्ट बनाया हो? आगरा की स्थिति देखने लायक है। आप आके कभी देखिए आगरा की स्थिति क्या कर रखी है। बस से बदतर आगरा की स्थिति कर रखी है। जो योजनाएं थी, कोई योजना नहीं। ओके, माननीय अखिलेश यादव जी का आलोक अवस्थी जी, जवाब आपका। फिर दीपक सिंह भी है, बहुत सारे मेहमान हैं हमारे पास। इतना बड़ा एक्सप्रेस वे जो 23 महीने के अंदर बना के दिया, उनका दिल से शुक्रिया करना चाहता है कि देश की सबसे बड़ी विधानसभा में आदमी जाता है तो उसी एक्सप्रेस वे पर 3.5 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंचने का काम करता है। ठीक बात है, ठीक बात है। ओके आलोक जी, जवाब आपका। और 40 सेकंड में पहले आप सब अपनी बात रखें, फिर उसके बाद हम बहस कर लेंगे।
आलोक अवस्थी जी नहीं सुन पा रहे क्या, या मुझे नहीं आवाज मिल रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही आपकी आवाज। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आलोक जी, अब आप बोलिए। नो, आवाज आ रही होगी आपको? नॉट ऑडिबल, सॉरी। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। दीपक सिंह जी, कांग्रेस के नेता, एमएलसी अमेठी से, तो अमेठी तो एक आइलैंड बनाने की कोशिश भी तरक्की की, तो सिर्फ अमेठी बन जाएगा आइलैंड या कुछ और 1 2 3 जगहें बन जाएंगी? वैसा अगर सभी कस्बों में हो जाए तो ये बेहतर है ना, अगर सबको हम वो दर्जा देते हो। दीपक जी, देखिए अजय जी, 2-3 चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की घोषणाएं टेलीविजन चैनल और अखबारों के लिए होती हैं जो दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। इसके पहले जब लोकसभा चुनाव होने थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 साल पहले कि सारे भ्रष्टाचारी प्रधान भ्रष्टाचारी इनकी जांच कराकर जेल भेजेंगे। कुछ नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव में प्रधानों को भाजपा ज्वाइन करा दिया गया। 2 बच्चों की बात आई कि 2 बच्चे जिसके होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। शिक्षा की बात आई, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि 20,000 और 1 लाख से आबादी वाले कितने गांव बचे हैं? योगी सरकार की जहां तक बात हुई, मनरेगा ग्राम पंचायतों को संचालित हो रही योजना, उस पर लगातार 3 वर्षों से अड़ंगेबाजी की जाती रही और कोविड काल के बाद उस योजना को शुरू तो किया गया, लेकिन मजदूरी जस की तस है, मजदूरी को नहीं बढ़ाया गया। हम योगी सरकार किस बात पर भरोसा करें? अभी ब्लॉक के चाहे कर्मचारी हों चाहे ग्राम पंचायत कर्मचारी हों, कर्मचारियों में 80% कर्मचारियों ग्राम पंचायत में अभाव है। ग्राम प्रधान झोला ढोता है सेक्रेटरी का ग्राम सभा के, कैसे करोगे काम? योगी सरकार ने कहा था, तो अभी तो कहा है योगी सरकार ने कि जितनी भी रिक्तियां हैं सब पर भर्ती की जाएगी। कम हो गया, अपराध कम हो गया? नहीं, कभी ये आप कह रहे हैं, सरकार ने कभी नहीं कहा। 80% पद खाली है ग्राम पंचायत। मैं कौन होता हूं कहने वाला? कहां कब कहा बताइए? मेरा जवाब हाउस में मेरा सवाल है, हाउस में मेरा सवाल है, सरकार भाग जाती है। ठीक है, ओके। आलोक अवस्थी जी जवाब आप दे पाएंगे क्या? आपकी आवाज आ रही है क्या? फिर धनवीर जी भी, अनिश जी भी, शेषनारायण जी भी। मैं बताना चाहता हूं हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता को और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को जी, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई कार्य नहीं कर रही है तो क्या जनता ऐसे ही संतुष्ट है खाली चेहरा देख करके? इन लोगों का सुपड़ा साफ है। कांग्रेस की सारी, अभी उपचुनाव हुआ है, 3.5 साल के बाद सरकार पर रेफरेंडम हुआ है, कांग्रेस की सभी सीटों पर जमानत जब्त है। समाजवादी पार्टी को खाली 1 सीट मिली है। 90% रिजल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। तो ये क्या है? ये मतलब कोई मैजिक है? ये जनता के बीच में, गरीब गुरबों के बीच में काम करने का नतीजा है। चोपड़े हमने उनकी सुविधाओं का चिंता करी है। यूपी के अंदर सारे बजरे रोशन किए हैं, सारे गांव तक बिजली पहुंचाई है, सब जगह पर जो है हमने रोजगार के साधन उत्पन्न किए हैं। जहां पर लोगों का घर नहीं थे उनको घर दिए हैं, जहां शौचालय की योजना बनाई है, गांव तक विकास को ले गए हैं। और आज जो ये योजना बनाई गई है कि हम जो नगर पालिका परिषद बनाएंगे, 1 लाख से अधिक आबादी को भी जो शहरी सुविधा मिले, जो 20,000 से अधिक आबादी है ग्राम पंचायत की, उसको नगर पंचायत का दर्जा देंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि शहर को उठा करके हम गांव तक ले जाएं। गांव के बीच में ही जो है उनको जो है सारे सुविधाएं मिले, व्यापार के केंद्र मिले, ई-नैम फैसिलिटी हम पहले ही दे चुके हैं। और इसके साथ साथ अब हम जो है इनको नगर पंचायत मिले, व्यापार के केंद्र मिले, ठीक है, ई-नैम फैसिलिटी हम पहले ही दे चुके हैं। और इसके साथ साथ अब हम जो है इनको नगर पालिका की सुविधाएं हम उनको वापस दे पाएंगे जी। तो इसमें सारी पार्टियों को जो दिक्कत हो रही है मुझे हैरानी होती है। ओके, मैं अब पहले अनीश अंसारी साहब फॉर्मर आईएएस के पास जाऊंगा, फिर बाकी बच्चे मेहमानों के पास, धर्मवीर जी के पास जाऊंगा और शेषनारायण जी के पास। अनीश साहब, आप हमें थियोरेटिकली प्रैक्टिकली क्या होगा नहीं होगा ये हिसाब किताब हम लेंगे, अभी तो फिलहाल वक्त देना पड़ेगा ना। इस प्लान के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इससे वाकई डेवलपमेंट पहुंचेगा दूर दराज के इलाकों तक और उससे रोजगार के मौके पैदा हो पाएंगे वहां पर लोकल लेवल पर? मेरी नाचीज राय में ये सरकार ने सही कदम उठाया है, लेकिन खाली ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में नोटिफाई कर देने से वहाँ पर तरक्की हो जाएगी या नौकरियां मिलेंगी या रोजगार मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं रखना चाहिए।
इसके लिए बहुत सी शर्तें हैं। आमतौर से देखा गया है कि सारी दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की वहाँ अर्बन पॉपुलेशन, शहरी पॉपुलेशन ज़्यादा होती रही। यानी जहाँ जहाँ भी आप शहर की तादाद बढ़ाएंगे, आबादी बढ़ेगी, वहाँ तरक्की ज़्यादा होती है, विकास ज़्यादा होता है। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि यह कदम सही है, लेकिन इसमें 2-3 बुनियादी चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें ये शर्त लगाई थी कि सारी राज्य सरकारें 29 विभाग, 29 कार्य जिनका आम जनता से दिन रोजाना का काम है, उसके फंड, फंक्शंस और फंक्शनरी, यानी रुपया, कार्मिक और कार्य, वो सब के सब सरकारें ट्रांसफर करेंगी राज्य से उठा के नीचे लेवल, लोकल बॉडीज में, पंचायतों को और नगर पंचायतों को, लोकल बॉडीज को। उत्तर प्रदेश ने इसको अभी तक नहीं किया है, जब कितने साल हो गए। इसको पहले प्रायोरिटी के तौर पर सरकार को चाहिए कि पावर ट्रांसफर करे, स्टाफ को ट्रांसफर करे और काम को ट्रांसफर करे। दूसरी चीज, मनरेगा वगैरह की जो स्कीमें हैं उनमें बहुत पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में आता है जी। जब आप उसको अर्बन डिक्लेयर कर देंगे तो वो पैसा यहाँ पर आना बंद हो जाएगा। तो उसकी भरपाई के लिए सरकार को या तो अलग से कोई स्कीम निकाले या मनरेगा को एक्सटेंड कर दें शहरी क्षेत्रों में, और उसमें ऐसे काम कर दें जहाँ मिट्टी की खुदाई वाला तो वहाँ नहीं हो सकती, लेकिन जैसे स्कूल के टीचिंग का काम है, अस्पतालों के लिए बेयर फूड डॉक्टर्स हैं, जो सोशल सर्विस के काम है, तालीम के और शिक्षा के, तालीम के और हेल्थ के, वृक्षारोपण है शहर का, ऐसे कामों को अगर ले लें बड़े पैमाने पर मनरेगा के पैटर्न पे, आप तो ये मान रहे हैं अंसारी साहब जिन गांव को आप लेंगे, डेवलपमेंट को पंख देने के लिए, तरक्की को रफ्तार देने के लिए, दूर दराज तक पहुंचाने के लिए ये फैसला सही है। प्रैक्टिकली ऐसा होगा कि नहीं, उसके लिए कई बातें हैं, कई सुझाव है आपके जो होने चाहिए। अब धर्मवीर जी हमें जल्दी से आप बता दीजिए 30 सेकंड में, आपको तो ऐतराज नहीं है ना, कम से कम ये कदम अगर उठाया जा रहा है, तो नहीं होगा तो हम हिसाब मांग लेंगे। नहीं अजय जी, देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहते थे कि इस देश की खुशहाली का रास्ता गांव और देहात से होकर गुजरता है। बिल्कुल, लेकिन ये जो सरकार चल रही है इस समय डबल इंजनों की, गांव का को तरक्की का आधार बनाइए, मॉडल बनाइए। जी 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 जी। तो लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये लोग जो है आज 5 किलो जो है आप धान बेच करके आइए तो आपको 1 किलो आलू मिलेगा। ये किसकी सरकार में है? जब तक आप छोटे और मझोले किसानों के उन्नति नहीं करेंगे तब तक खुशहाल कैसे होगा। और दूसरी बात यह है जो अभी अंसारी साहब कह रहे थे कि मनरेगा का जो एक काम है उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे। तो ये सरकार जो है अपने जो कहती है उसको पूरा नहीं करती है। आज स्थिति यह है कि देश में मंदी की मार है, कोरोना की मार है, लेकिन सरकार ऐसे जो मूलभूत मुद्दे हैं, महंगाई के, कोरोना के, रोजगार के, 5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में खाली पड़ी हैं, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार नए नए झुंझुने ला करके पब्लिक को बहकाना चाहती है। यह चुनावी वर्ष है, तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इनको ठोस रोड मैप प्रस्तुत करना होगा, तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। खोखले वादों से नहीं होगा भला। शेष नारायण जी, नहीं, हमें ठीक है, विपक्ष की शिकायत अपनी जगह पर है, लेकिन हमें अगर तस्वीर बदलनी है तो बड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे ना। हमें लोग क्यों गांव से शहर की तरफ जाएं, शहर वाले गांव जाएं, गांव को हम क्यों नहीं ऐसा बना सकते? देखिए, अंसारी साहब ने भी कहा कि जो दुनिया भर में जो अर्बन पॉपुलेशन है उसकी तरक्की जल्दी होती है, लेकिन गांव को टाउन एरिया नोटिफाई करने से नहीं होगा। इसके साथ वो लिंक करना पड़ेगा। जो एमएसएमई वाला इनका प्रोजेक्ट था, आपको याद होगा जब वो कोरोना में लोग भाग भाग के आ रहे थे तो उन्होंने कहा आपको आपके गांव में ही हम काम देंगे। छोटे छोटे उद्योग लगाने का उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है एमएसएमई के तहत, कि वो गांव में कहीं भी आप उद्योग लगाएं उसके सारे 1 विंडो क्लियरेंस देंगे। अगर उसको इन्होंने तेज कर दिया तो जो शहरों पर डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी, और जो आबादी शहरों को भागती है, यानी छोटे मोटे शहरों को भी जो भागते हैं, उनको वहीं पे काम मिलेगा। अगर उद्योग लग गया, एक उद्योग लगता है, अगर छोटा उद्योग, बहुत बड़े नहीं, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज नहीं, बीएचईएल टाइप नहीं, छोटे छोटे उद्योग भी अगर गाँव में लगे, जैसे यहाँ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रीज थोड़ी हैं,
300-400 स्क्वायर मीटर में बनी हुई फैक्ट्रीज है और उसमें वो लोग उद्योगपति बने हुए हैं और उनके ऊपर 20-25 लोग उन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो जैसे गारमेंट का मामला है, जैसे शू पर्स का मामला है, ये सारा क्यों नोएडा में, क्यों आगरा में और क्यों बंबई और दिल्ली में बने? वो वहां गांव में वो बन सकता है आराम से। चीन ने ऐसे ही किया था। तो उसके लिए एक गांव को अगर अर्बनाइजेशन कर रहे हैं तो ये जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि गांव को ही विकास की यूनिट बनाओ, कि जवाहरलाल ने उनको इस बात को काट दिया था। तो अब वापस तो नहीं जा सकते गांधी के ऊपर, लेकिन जो गांव है जहां लोग रह रहे हैं, जहां जिनका घर है, यहाँ पे 25 स्क्वायर मीटर के घर में 40-40 लोग रहते हैं, झोला टांगे हुए हैं और बाहर सड़क पे सो रहे हैं। तो वहां उनका अपना छोटा ही सही घर तो है, लेकिन वहां आप उद्योग लगाइए। जो एमएसएमई वाला प्रोजेक्ट है, अगर वो इससे लिंक कर दिया इन्होंने, तो ये तो फिर रेवोल्यूशनरी आइडिया। ये सवाल है राहुल चतुर्वेदी जी, आपके पास तकरीबन 7% जमीन है देश का और उसमें करीब 17%, 16% से ज्यादा आबादी है। तो जब तक आप वहां पर सुविधाएं नहीं ले जाएंगे तब तक तो यही लगा रहेगा ना कि गांव वाले शहर भागते रहेंगे नौकरी के लिए। तो हम गांव को शहर बना दें। देश का विकास हर आदमी चाहता है सर, ये हर व्यक्ति चाहता है देश का कि हमारा देश बहुत अच्छा बने, विकसित बने, अच्छा बने। लेकिन खाली जुमलेबाजी से बात नहीं चलेगी। आगरा में अभी भी यहाँ पर बड़े बड़े वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे कोठी मीना बाजार के ऊपर चुनावी पहली सभा में कि आगरा में स्टेडियम दिया जाएगा, आगरा में हवाई अड्डा आएगा, लेकिन आखिर वो कहाँ है? देखिए, सबसे बड़ी बात आदमी की चिकित्सा और सुरक्षा को लेकर है। आप सुरक्षा के नाम पर देखते लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पर है? हर जगह लूट, हत्या, डकैती का नाम, हमले का नाम नहीं ले रही हैं। बलात्कार, लड़कियां सुरक्षित नहीं है घर से निकलने को। 10 बजे के बाद दोपहर में बस में, गाड़ी में, एक्टिवा में लड़कियां कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लड़कियां क्या, आदमी भी सुरक्षित नहीं है। और मैं बात करना चाहूंगा आपको चिकित्सा को लेकर। माफिया और अपराधी भी सुरक्षित नहीं है। महामारी में जब पूरा देश सहा, उसमें बेड तक खाली नहीं थे। आप फोन मिलाइए, कहीं हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि सुबह उठ के ईश्वर से प्रार्थना करता था, भगवान किसी मिलने जुलने वाले को अस्वस्थ मत करना, क्योंकि आलोक अवस्थी जी, एक बार आप आइए सामने भाई, होगा। मैं सबके पास राउंड अप करूं उससे पहले कि आप ये भरोसा दिलाइए कि क्या आप जो पहले के सारे वादे काम पूरे कर लिए क्या? कि एक के बाद दूसरी बड़ी बड़ी घोषणाएं तो आप कर रहे हैं, कहीं वो हवा में तो नहीं रह जाएंगे? क्या हॉस्पिटल अच्छे बन गए? क्या आगरा में एयरपोर्ट बन गया? क्या जो अभी के नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, वो दुरुस्त हो गए क्या? हमने कई नगर पालिकाओं को महानगर पालिका का दर्जा दिया है, अयोध्या एक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके यूपी में जेवर में बनने जा रहा है, जिसकी सारी क्लियरेंस हो गई है और काम शुरू हो गया है वहाँ। और सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितने वादे किए थे, हमने अपराधियों को हटाने की बात करी थी, हमने बिजली हर घर पहुंचाने की बात करी थी, हमने हर जगह बिजली पहुंचाई, सड़कों पे गड्ढे भरे, अपराधियों को नेस्तनाबूद किया, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करी गई, जितने अवैध संपत्तियां थी उनको ध्वस्त किया गया है। आज बड़े बड़े अपराधी प्रदेश से भाग रहे हैं, प्रदेश के अंदर आना नहीं चाहते हैं। कई बात आपने एमएसएमई सेक्टर की बात शिवनारायण सिंह जी ने करी थी, बहुत अच्छी बात करी है। 6 लाख से अधिक एमएसएमई सेक्टर्स को 18,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने दिलाने के लिए बैंकों से कहा है। केवल घोषणा है। 50 लाख रोजगार सृजन होगा और तमाम लोगों को नौकरी मिलेगी। घोषणा तो करने वाले तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रही है, और तो आपको जनता ने नकार कर रखा हुआ है। आपको सारे चुनाव हराती जा रही है, चाहे 2000 केवल जुमलेबाजी दिखाना और प्रशासन का प्रयोग करके सत्ता हत्याना, तो खाली झूठ बोलना। और नेता आपका जो है केवल प्रशासन का प्रयोग किया गया, आपने प्रशासन का प्रयोग किया, वोट डालने नहीं दिया, लोगों को वोट डालने नहीं जाता है आपका नेता, कांग्रेस का नेता राहुल गांधी। देखिए, जब लोगों को चिकित्सा ही नहीं मिलेगी तो जीवन ही रहेगा, तो काय का विकास और काय की योजना? पहले चिकित्सा पर चर्चा कर लीजिए, चिकित्सा से लोगों को जीवन दे दीजिए। पता नहीं कितने लोगों की बददुआएं आपको मिली होंगी जो नॉन कोविड से लोगों को इलाज नहीं मिला। जनता के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। हमने 125 से अधिक गुंडागर्द अपराधियों को ऊपर भिजवा दिया है और कम से कम 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करी है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई योगी सरकार ने करी है। क्या विवेक तिवारी अपराधी थे? हमको क्या विवेक तिवारी अपराधी थे? जनता दे रही है। ओके, दीपक जी,
जब लोगों को अच्छी चिकित्सा नहीं दे पाएंगे आप, जब लोगों को अच्छी चिकित्सा नहीं दे पाएंगे आप, तो काय की योजना है? आप जनता के मूड को नहीं बचा सकते। आपको आपका नेता खराब नेता आ रहा है, खाली एक बार उसको जो है अपने पिता की वजह से नेता गद्दी मिल गई है, उसके बाद एक चुनाव जिता के दिखा दीजिए। आप हर चुनाव में हार रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हमारे नेता पे हमें नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को फक्र है, जिसने कोविड जैसे भयंकर महामारी में अपने परिवार के संग जाकर उसने पूरे देश के लोगों को जहां से अपने लोगों ने निकाल दिया था, उनको अपने खाना बांटने का, वितरण करने का, जीवन बचाने का काम किया। कोई है नेता आपका निकलाओ? मैं बड़े फक्र से कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक परिवार है तो उसका नाम अखिलेश यादव है, जिसने निकलकर लोगों को, बेसहारा लोगों को जीवन देने का काम किया, अपनी जान पर खेलकर अपने परिवार समेत। सारी बात अभी कर लेंगे, छोड़िए। कोई निकला भारतीय जनता पार्टी का आदमी? आप में से कोई निकला? आप लोगों ने निकालने का काम किया उन लोगों को। ओके, सारी बातें अभी सब झूठ, जुमलेबाजी, टोटल जुमलेबाजी। दीपक चिकित्सा पर चर्चा करनी चाहिए। चिकित्सा कहां है आप लोगों की? मैं बड़ा फक्र से कहना चाहता हूं अपने नेता पर, जिसने कोरोना जैसी महामारी जुमलों का तो ऐसा है ना, लोगों की जान बचाने का काम किया। नहीं ठीक है, जुमलों का तो ऐसा है कि इस देश में नेताजी लोग मतलब जुमला हो गया था, तो अब जनता भी तय कर रही है, इसलिए जनता को कुछ चीजें तय करने दीजिए ना आप। दीपक सिंह जी जल्दी जल्दी हमें बताइए। अनिश जी पहले दीपक जी आप बता दीजिए। महीने के अंदर इतना अच्छा एक्सप्रेस वे जो उत्तर प्रदेश की मिसाल कही जाती है, ओके, हमें फक्र है अपने नेता पर। दीपक जी सुन लीजिए, दीपक सिंह अभी शेषनारायण जी ने कहा कि गांधी जी की बात सुन लिए होते अगर नेहरू जी, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि आपको फिर से गांव में बुनियादी चीजों की बात करनी पड़े आपको आज। तो अगर आज ही शुरुआत सही कि गांव भी आगे बढ़े, गांव से केवल पलायन ही नहीं हो, हम आप सभी गांव छोड़ के आ गए ना, आना पड़ गया ना, क्योंकि गांव में कुछ हुआ ही नहीं, वैसे ही है गांव आज भी करीब करीब। तो अगर ये कदम बढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना, लेट्स वेलकम इट। अजय जी, आप अभी तक की सरकारों की बड़ी अवहेलना कर रहे हैं। गांव में जो पैसा गया है, मनरेगा में, जवाहर रोजगार योजना में सड़कें बनी है, अलग बात है योगी सरकार ने जो बातें कही थी वो नहीं हो पाई। और जो नगर पंचायतों का परसिमन सिस्टम है, ABC, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी C ग्रेड की नगर पंचायत। अच्छा दीपक जी, आपको लगता है कि ये काफी है? कई सारे मनरेगा रोजगार की 70 साल बाद दीपक जी आपको लगता है कि न्याय है गांव के साथ कि 70 साल बाद हम वही बात कर रहे हैं कि गांव में सड़क पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई, ताकि उस सड़क से लोग गांव से बाहर निकल जाए? बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज डायरेक्ट सुनना है जी, क्यों बोलना है? नहीं, केवल सुनना है, बोलना है कांग्रेस पक्ष से। अरे भाई सच बोलना सीखिए, तो झूठ बातें करते हैं। मनरेगा को जो नगर पंचायतों में गई थी उनको समाप्त कर दिया गया, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंसारी जी ने कहा एक्ट के 73-74 संशोधन को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। आप एयरपोर्ट बनाने की बात करते हैं, बताइए कितने एयरपोर्ट आपने बेच दिए? आपने कहा था इंटीरियम उधर लाएंगे, क्या हुआ? आपने कहा था बूतलखाना बंद करेंगे, कितना निर्यात बढ़ा है उत्तर प्रदेश? छोड़िए ऐसे झगड़े से कोई फायदा नहीं। भारतीय जनता बहुत ही गंभीर है ये जो है ना मुद्दा, और ये कदम बहुत गंभीर है सर, भारतीय प्लीज जनता पार्टी इसको सीरियसली लीजिए। अभी तक सारी असफल रही है, कोई भी एक योजना भारतीय जनता पार्टी की धरातल पर नहीं आ सकी है। MSME की बात करते हैं, ये पब्लिक तय कर देगी। दीपक सिंह जी पब्लिक ने तय कर दिया। अरे दीपक सिंह जी पब्लिक ने तय कर दिया, कभी आपका सूरज अस्त नहीं होता था पूरे हिंदुस्तान में। आज सुन लीजिए, पब्लिक सब तय कर देती है। अगर एक योजना ये नहीं ला रहे हैं तो पब्लिक तय कर देगी, रहने दीजिए, इसको छोड़िए। सवाल दूसरा है मेरा, अनिस अंसारी साहब, सवाल मेरा ये है कि BSP के नेता हमारे साथ धर्मवीर जी हैं जो कहते हैं कि वो दलितों की राजनीति करते हैं, वो दलित गांव में रहते हैं। आज तक दलित को खेती के अलावा कोई रोजगार का जरिया गांव में मिला हो तो बता दीजिए आप, क्यों नहीं मिला? मुझे मेरे गांव को छोड़कर क्यों आना पड़ा शहर में? और मेरे हर गांव वाले को 90% लोग माइग्रेट कर गए, क्यों? गांव से केवल माइग्रेशन ही होगा क्या? गांव में तरक्की कभी नहीं पहुंचेगी क्या? सड़क बना दिए 70 साल में तो एहसान हो गया गांव पर। अंसारी साहब, ये कब पलटेगा रास्ता गांव की तरफ तरक्की का? देखिए, दो चीजें अर्ज करना चाहता हूं। एक तो जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, गांव के क्षेत्र को शहरीकरण में ले आएंगे, तो एक बड़ा फायदा सरकार उससे ये उठा सकती है
कि अर्बन प्लानिंग, यानी वहाँ पर जो मकान बने, आबादी का ग्रोथ हो, उसको प्लान तरीके से कहते हैं, नक्शे लेआउट बने, उसको मंजूरी मिले। ये जो रूरल पंचायतें हैं या जो क्षेत्रीय समितियां हैं ब्लॉक लेवल पे, उनमें ये क्षमता नहीं होती, उनके पास टाउन प्लानर वाले नहीं होते हैं, और वहाँ की आबादी की जो ग्रोथ होती है वो हैफ हेडेड तरीके से होती है, जिसको जहाँ समझ में आता है उसकी ज़मीन मकान बना लेता है। सड़क वगैरह तो चकबंदी में निकल आई है, लेकिन फिर भी उतनी प्लानिंग नहीं होती। शहरीकरण से ये फायदा होगा नोटिफिकेशन से, कि अगर सरकार चाहेगी और उसमें अर्बन प्लानर्स को रखेगी तो आबादी की ग्रोथ सही तरीके से होगी। लेकिन ये खाली नोटिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, पूंजीकारी करनी पड़ेगी, सरकार को पूंजी लगानी पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा, तब रोजगार सृजित होंगे। पूंजी भी लगानी पड़ेगी। कह देने से हमने इसको शहर बना दिया है, ऑटोमेटिकली शहर नहीं हो जाता है। शहर के लिए आपको बिजली होना चाहिए वहां पर। ठीक है सर, आप पास टाइम कम होता जा रहा है, विकसित ताकि वहाँ इंडस्ट्रीज लग सके। शेषनारायण जी, आप पास ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, शेषनारायण जी का एक छोटा रिएक्शन, रणवीर जी आप जल्दी बता दीजिए, मार्केट आप जिनकी राजनीति करने की बात करते हैं उनके लिए बेहतर है आप कहिए कि ये करो, ये घोषणा अच्छी है लेकिन करो। अफसरों के रिश्वत का एक नया तंत्र खड़ा करने की जरूरत नहीं है। उद्योग धंधे लगाने का जो संकल्प योगी आदित्यनाथ ने लिया था लॉकडाउन के दौरान, जब क्राइसिस आई थी, तो उन्होंने छोटे छोटे उद्योग हर जिले में उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था कि आप उद्योग लगाओ जी। उद्योग अगर आप लगा लेंगे तो वहां पे रहने के लिए शहर, जो लोग रहेंगे शहर अपने आप बन जाएगा। ये जो अंसारी साहब करें, मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि एक घूस का एक नया तंत्र खड़े करने की जरूरत नहीं कि टाउन प्लानर पूरे उत्तर प्रदेश में साले रिश्वत ही तो खाते हैं, तो इसलिए वो कल्चर नहीं करना है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भैया आप उद्योग लगाओ, लोगों को नौकरी रोजी मिलेगी तो अपने स्कूल भी बनाएंगे, अपने अस्पताल भी बनाएंगे, अपने शहर भी बनाएंगे और अपना मस्त रहेंगे। तो उसमें आप केवल उद्योगों एमएसएमई को फोकस करिए, और जो इन्होंने तय किया है कि जो 20,000 वाले आबादी को टाउन एरिया घोषित कर देंगे और 1 लाख वाले को शहर घोषित कर देंगे, इससे बहुत फायदा होगा। यही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, साफ तौर पे। हाँ, ये करना होगा जो आप कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर केवल बातें करके रह गए तो फिर क्या, वो तो फिर जनता तय करेगी। लेकिन जो कहा जा रहा है उसे करने की सख्त जरूरत है। हमारे गांव से केवल शहरों में पलायन हो रहा है, शहरों के दम घुट रहे हैं, शहरों में पॉल्यूशन है, सांस लेने लायक हवा नहीं है, इतनी आबादी है, बजबजाते शहर है हमारे। तो शहर भी बेहतर होंगे, और अगर गांव में तरक्की होगी तो लोगों को अपने घरों में रोजगार मिल पाएगा और ये विकास का एक संतुलन बनेगा। और क्यों केवल गांव वाले शहर पर ही निर्भर करें, उनके गांव में भी क्यों नहीं खुशहाली और तरक्की पहुंचे। तो उम्मीद करते हैं कि इस मास्टर स्ट्रोक से तस्वीर पूरी तरह से बदलेगी गांव वालों के पक्ष में। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ महाबहस में जुड़ने के लिए। और अब दीपिका के साथ इस वक्त की खबरें। शुक्रिया अजय। और रात के